हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजेड ऑलराउंड। तो दोस्तों सीयूसीटी 2021 एमएससी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे मैंने आपको 2021 का 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, जिसमें 1 से लेके 52 तक मैंने कंप्लीट कर दिया हूं विद इजी लेवल सोल्यूशन के साथ। बट इस वीडियो के अंदर मैं 53 से लेके 75 तक मैं कंप्लीट करूंगा और ये वीडियो लास्ट रहने वाली है 2021 के एमएससी केमिस्ट्री सीयूसीटी का। तो वैसे स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इससे पहले आप वीडियो को नहीं वॉच किए हैं सीयूसीटी 2021 का, तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा 3 वीडियोस का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों वीडियोस का आपका लिंक मिल जाएगा और आपको आई बटन पे भी लिंक देखने को मिल जाएगी। वहां से आप क्लिक करके वॉच जरूर कीजिएगा। आपको पता है कि सीयूसीटी 2021 में 1 से लेकर 75 क्वेश्चन पूछे गए थे डोमेन स्पेसिफिक सिर्फ केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री का, और बाकी आपको 25 जो क्वेश्चन थे वो आपको कॉमन एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको 53 से लेकर 75 तक मैं कंप्लीट करने वाला हूं पूरा इजी लेवल में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और जो न्यू चैनल में विजिट कर रहे हैं प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है, अगर इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा इसके लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन से लेकर के, ठीक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, द रॉन्ग फीचर अबाउट द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रॉन्ग फीचर क्या हो सकती है। तो अगर आप ऑर्गेनोलिथियम के बारे में अगर अच्छे से रीड किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको इजी वे में बता दीजिएगा, क्योंकि इसका अगर आप प्रॉपर्टी जानते होंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। पहले बात, आप ऑप्शन देख सकते हैं पायरोफोरिक, पायरो का मतलब हीट होता है, तो हीट जो होता है ऑर्गेनोलिथियम का जो सही फीचर्स है, क्योंकि लिथियम क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव करता है। आपको पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये आपका सही फीचर देखने को मिलती है। सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, तो एग्रीगेट द वेरियस ओलिगोमर इन सोल्यूशन, तो ये भी आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आपका सही है कि आयनिक कैरेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का, वो आपका ओलिगोमेरिक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है और इसका सोल्यूशन भी होता है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन भी आपका शुड एक्सेस ओनली अंडर इनर एटमोस्फेयर, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। हाँ, आपका जो इसका मेन ऑप्शन जो सही है, रॉन्ग फीचर जो है वो आपका फोर्थ आपका रॉन्ग फीचर है, क्योंकि मॉइस्चर इनसेंसिटिव नहीं होता, मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, यहाँ पूछा इनसेंसिटिव। तो फाइनली इसका जो 53 का जो रॉन्ग फीचर है, तो इसका आंसर जो होगा 53 का, वो आपका फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। तो सिलिकॉन्स हैव द वाइड रेंज ऑफ एडवांटेज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो सिलिकॉन्स के बारे में हमें वाइड रेंज में एडवांटेज बताना है, इसके फायदे बताना है कि लंबे फायदे क्या होते हैं, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि आपका सिलिकॉन्स होता क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिलिकॉन्स का यह स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आपको सिलिकॉन्स का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि 2 सिलिकॉन होता है, SiOS का लिंकेज होता है, काफी लॉन्ग लिंकेज होता है SiOS का। साथ साथ आप ऊपर की ओर देख सकते हैं 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं और आप साइड आपका काफी SiOS का लिंकेज होती है, आपका ये सिलिकॉन्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सिलिकॉन्स का जो गुड प्रॉपर्टी होती है वो हाईली थर्मली एंड केमिकली स्टेबल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी होता है वाटर रिपेलेंट होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी होता है यूज फॉर लो टेम्परेचर लुब्रिकेंट होता है। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी होता है LMW सिलिकॉन पॉलीमर्स आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबल होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये गुड इंसुलेटर होता है, ये रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एसिड और बेस के साथ ये रेसिस्टेंट करता है, एसिड और बेस के साथ अगेंस्ट रेसिस्टेंट करता है। और लास्ट प्रॉपर्टी देख सकते हैं हैव नॉन स्टिकिंग एंड एंटी फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रॉपर्टी कौन सा सही होने वाली है। तो रेसिस्टेंट टू अटैक बाय एसिड एंड बेस, यस ये सही आपको प्रॉपर्टी है कि एसिड और बेस का रेसिस्टेंट होता है, यहाँ पर अटैक एसिड और बेस का नहीं होता है, तो इसका प्रॉपर्टी आपका सही रहने वाली है। बी में देख सकते हैं रेडली कॉम्बसिबल, तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, तो आसानी से कम्बसिबल नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो गया, तो बी ऑप्शन ये गलत है। सी में देख सकते हैं रिमेन अनचेंज द एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, तो ये भी आपका सही आंसर है। तो आपका 54 का जो आंसर होगा वो ए और सी आपका आंसर करेक्ट होगा। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी से आपका ए और सी सही होगा, तो ए और सी आपका 2 में है, तो 54 का 2 आंसर आपका सही होगी। फर्दर एग्जामिनेशन के लिए आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन्स का क्या यूजेज होती है, आगे इसका क्या क्या यूज होता है, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में सिलिकॉन से यूजेज पूछ दे, तो उसके लिए आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि यूज्ड एज ग्रीसेस, वर्निसेस एंड लुब्रिकेंट में यूज किया जाता है सिलिकॉन्स का। सेकंड में देख सकते हैं तो यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग इन इलेक्ट्रिकल कंडेंसर में यूज किया जाता है। और थर्ड में देख सकते हैं आल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पज टू एट लो टेम्परेचर में यूज किया जाता है। फोर्थ में देख सकते हैं तो यूज्ड इन मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स
बिकॉज ऑफ द लो टॉक्सिसिटी इसमें भी यूज किया जाता है, मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है। लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, तो यूज फॉर हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ हाई वैक्यूम पंप्स में भी यूज किया जाता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर में यूज किया जाता है, जैसे में ऑयल बाथ्स हो गया, हाई वैक्यूम पंप्स हो गया, उसमें आपका सिलिकॉन्स का यूज किया जाता है। तो दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन कटायन और अनायन आर मिसिंग इन द क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में कटायन और अनायन के जब मिसिंग होता है तो इसका रीजन क्या होती है। तो इसको बिना सॉल्यूशन बताए हुए आपको आंसर देना है कि जब कटायन और अनायन एक साथ मिसिंग होती है क्रिस्टल से तो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल इज ऑब्जर्व व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्टकी डिफेक्ट ही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगी। 56 नंबर को आप देखते हैं। तो 56 नंबर में पूछा गया है कि आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, और उसमें पूछा CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसमें आपका वीक फील्ड दे रखा है ऑक्टाहेड्रल D6 कॉम्प्लेक्स का वीक फील्ड दे रखा है और आपको CFT निकालना है। तो CFT निकालने के लिए सबसे आपका मैं बता दूं कैसे CFT निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पर डी का आपको सबसे फिल किएगा। और CFT कैसे निकाला जाता है, तो आपको CFT T2G और EG से निकाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको CFSE निकालने के लिए मैं दिखा दिया हूँ आपको कैसे CFC निकाला जाता है। तो पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर D6 इलेक्ट्रॉन है और D6 इलेक्ट्रॉन और वो भी वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है D6 में कि आपको सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप D6 है तो यहाँ पर आपको 7 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप है, मैं आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करके बताता हूँ। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपको एंटी क्लॉकवाइज फिल्डअप करेगी। तो ठीक है, तो उसी तरह से हमें फिल्डअप करना है। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 3 4 5, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्डअप करना है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करना है, क्योंकि इसके बीच में जो एनर्जी गैप है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकती है, आप इलेक्ट्रॉन EG के पास जा सकती है। ठीक है, तो T2G का जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो होता है वो आपका -0.4 डेलो होता है और EG की जो एनर्जी होता है वो आप +0.6 डेलो होता है, और इसी से हम CFSE का एनर्जी निकालते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CFSE का निकाले हैं। तो हमें T2G के पहले हम देखना है। तो T2G कितना है, एनर्जी -0.4, यहाँ पर 0.4 है, और T2G के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 से मैंने मल्टीपल कर दिया, फिर उसके बाद प्लस कर दिया, फिर उसके बाद EG के बाद EG में देखते हैं, EG में +0.6 से मल्टीपल करनी होती है। तो +0.6 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो EG में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो EG में 2 से मल्टीपल करेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं T2G में उतना हमें T2G में जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना -0.4 से मल्टीपल करेंगे, और जितना EG में इलेक्ट्रॉन्स होंगे +0.6 से मल्टीपल करेंगे और इनटू डेलो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशन बेस होगा, आपको फाइनली आ जाएगा -0.4 डेलो, और इसकी जब हम मोड्स में निकालेंगे तो मोड्स में जब निकालेंगे तो +0.4 डेलो होगा। तो इसका जो आंसर होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं +0.4 डेलो आपका ए आंसर में दिया हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे हर स्टूडेंट को ये CFSE निकालने आती ही है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आती है CUCT के अंदर। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है, द इनन्सियोमेरिक एक्सिस of a mixture of containing 40% R enantiomer and 60% S enantiomer। R enantiomer और S enantiomer का 40 and 60% का मिक्सचर है। तो जो R और S enantiomer का जो मिक्सचर होता है उसी को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो इसका मतलब है कि 40 and 60% का जो रेसिमिक मिक्सचर है, तो उसमें से जो बचेगा वो आपका 20% बचेगा। हाँ, 20% बचेगा। तो ऐसे वैसे भी आंसर आपको 20% ही होने वाली है। तो ऐसे ही आंसर निकल गई, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर दे रखा है 40 and 60%। तो जो आपको जो बचेगी इसमें से वो आपको 20% बचेगी, वही हमारा एनन्सियोमर एक्सेस ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक सोल्यूशन भी लेकर आया हूँ ईजी लेवल में समझने के लिए, कि एनन्सियोमर एक्सेस का जो फॉर्मूला होता है आपको इस टाइप का होता है। वैसे तो एनन्सियोमर एक्सेस का बहुत सारी फॉर्मूला होती है, जैसा क्वेश्चन होता है वैसा फॉर्मूलाज होती है, बट क्वेश्चन आपका इस हिसाब से है, तो इस हिसाब से आपका फॉर्मूला है। तो R - S अपॉन R + S × 100। ठीक है, तो R कितने आपका है, तो R यहाँ पर देख सकते हैं 40% एंड 60% है। यहाँ पर R कितने हैं, तो R यहाँ पर 40% है और S आपको 60% है। तो 40% - 60% अपॉन 40% अपॉन +60%, ठीक है, और इंटू 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 40% - 60% होगा कितना होगा, -20% अपॉन 100। ठीक है,
और इंटू 100 रहेगी, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगी, -20% हो बचेगी। तो आपका मोड में है, तो मोड में जो भी माइनस में रहता है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ओनली फॉर आपका 20% देखने को मिलेगी। तो वैसे भी मैंने पहले भी बता दिया 20% होगी, और मैंने आपको ईजी लेवल में समझाने के लिए भी मैं आपको फॉर्मूला दे दिया, आप इससे बेस भी निकाल सकते हैं। तो आपको 20% इसका करेक्ट आंसर होगी, ठीक है। अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन जो मेंशन किया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन अलाइल ऑर्थो ब्रोमो फिनाइल ईथर इज हीटेड 200 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ, जब अलाइल ऑर्थो ब्रोमो फिनाइल ईथर को हम हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट देती है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन है, ये पेरिसाइक्लिक से रिएक्शन है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो आपको है वो आपको सिग्माट्रोपिक 3,3 सिग्माट्रोपिक का रिएक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अलाइल ब्रोमो फिनाइल ईथर का स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो अलाइल ऑर्थो ब्रोमो फिनाइल ईथर का स्ट्रक्चर है, पहले आपको फिनाइल का स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। और ऑर्थो पर ब्रोमो लगाना होगा, ऑर्थो पर ब्रोमो लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ईथर है और यहाँ पर अलाइल है, तो यहाँ इस कार्बन को हम अलाइल कार्बन बोलते हैं, और ये कार्बन जो आपका विनाइल कार्बन है, तो ये हमारा अलाइल कार्बन है। तो इसी से हमको रिएक्शन बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सेम कंपाउंड देखने को मिल रहा है, आपका यही है, आपको 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। तो 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको थोड़ा बता दूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में आपको सिंगल कंपोनेंट होती है, एक ही कंपोनेंट के अंदर रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है, और रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग होती है। और सिग्माट्रोपिक के अंदर आपको अलाइलिक सिस्टम प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से देखने को मिलती है किसी कंपाउंड में, तो आप पहचान लीजिएगा कि सिंगल कंपोनेंट है, अलाइलिक सिस्टम प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। और थर्ड में देख सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी इसके अंदर होती है। और फोर्थ में n पाई बॉन्ड n पाई 1 का फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग होती है। तो मतलब 3,3 जो बॉन्ड होता है वो 3,3 नंबर से बॉन्ड ब्रेक होता है, 3,3 नंबर से बॉन्ड फॉर्म भी होती है। तो नंबरिंग यहाँ पर दे रखा है 1 2 3, यहाँ पर नंबरिंग दे रखा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 आपका 3 नंबरिंग दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 3 बॉन्ड से 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं बॉन्ड फॉर्म होगी यहाँ, और इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ जाएगी पाई बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह से बॉन्ड देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एरोमेटिक जो डीएरोमेटाइज हो गया, तो यहाँ पर आपका H प्रेजेंट है और H वापस गया, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड वीक होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन O- हुआ, और O- जो है वो H को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर H को अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपको इस तरह से कंपाउंड देखने को मिलती है। तो इस कंपाउंड को जो हम नाम देंगे उसी हिसाब से आपका आंसर होगा। तो इस कंपाउंड को हम नाम देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्थो, और यहाँ पर भी ऑर्थो देख सकते हैं। तो दोनों पर ऑर्थो है, यहाँ पर आपको ब्रोमो है, यहाँ पर आपका अलाइल है। तो ब्रोमो और अलाइल, तो सबसे पहले हम किसको देंगे, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल यूज करते हैं। ब्रोमो पहले आता है कि ए आता है, तो ए आता है कि पहले बी आता है, तो ऑब्वियसली आपका ए ही आता है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। तो ऑर्थो अलाइल, तो नंबरिंग की बात है, यहाँ पर नंबरिंग देख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग है। तो 2 अलाइल 6 ब्रोमो फिनॉल होगा, ठीक है। इसका नंबरिंग के हिसाब से इसका नेमिंग होगा 2 अलाइल 6 ब्रोमो फिनॉल होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं 2 अलाइल 6 ब्रोमो फिनॉल आपको फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रही है। तो 58 का आंसर होगा आपको 4 आंसर हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपाउंड दे रखा था। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है अलाइल और विनाइल में होता है, तो याद रखिएगा ये आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ये जो आपको होता है, ये वाला पोजीशन जो आपका होता है ये आपका विनाइल होता है, और ये वाला जो पोजीशन आपका होता है वो आपका अलाइल होता है। तो याद रखिएगा ये आपका विनाइल होगा और ये आपका अलाइल होगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन पे अब आते हैं। तो 59 नंबर जो क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल कार्बन आइटम ऑफ एलिन्स। तो एलिन्स का सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आपको एलिन्स क्या होता है मैंने आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एलिन का स्ट्रक्चर है। एलिन क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड लगातार आती है ना, तो वो आपका एलिन्स होता है। सिंगल आपको जब होता है तो एक डबल बॉन्ड जब होता है तो वो अल्कीन्स होता है, जब आपको 2 डबल बॉन्ड्स होती है तो वो एलिन्स होता है। तो हमें पूछा गया इस वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। तो सिंपल सा इस वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन बताने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, तो एक इधर और एक इधर 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब कि sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो इसे जो आंसर होगा आपका sp आंसर करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगी। 60 नंबर क्वेश्चन पे अब आते हैं। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया है द अर्हेनियस इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर आइडेंटिटी द करेक्ट प्लॉट द फ्लोइंग के रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर टी। तो हमें रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर पे हमको मतलब क्या ग्राफ बताना है। उस 2 प्लॉट दे रखा है, एक टेम्परेचर प्लॉट दे रखा है और एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्लॉट दे रखा है, और आपका रेट कांस्टेंट आपको
दे रखा है, उसके पीछे प्लॉट हमें बताना है ग्राफ क्या रहने वाली है। तो ये आपका अरहेनियस इक्वेशन है। तो पहले हम मालूम करेंगे अरहेनियस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको है, ये आपका क्वेश्चन जो है आपको केमिकल काइनेटिक्स से है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑप्शन, जो ग्राफ, जो प्लॉट दे रखा है कि किसके किसके बीच में हमको ग्राफ बतानी है। तो हमें ग्राफ बतानी है ln k एंड 1/t के बीच में ग्राफ बतानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपली से आपका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको अरहेनियस इक्वेशन का आपका फॉर्मूला आपको ये मालूम होना चाहिए। अरहेनियस इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है k = a × e⁻⁻ फॉर्मूला होता है। और ln में जब हम यूज करते हैं तो ln k = EA/RT + ln A, ये आपका फॉर्मूला होता है ln के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम ग्राफ्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने मैथ में पढ़ा है y = mx + c, तो उसी हिसाब से, उसी कोरिलेट से हम ग्राफ को बताएंगे y = mx + c। तो ये आपका जो पॉइंट हो गया, ये आपका y हो गया, और ये आपको EA/R जो हो गया, EA/R सिर्फ जो हो गया वो m हो गया, और जो 1/t जो आपका हो गया वो हमारा x हो गया, और ये आपका जो हो गया वो c हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि मैंने आपको ये बताया कि ln के जो आपका y हो गया, और EA/RT जो हो गया वो m हो गया, स्लोप हो गया, और 1/t जो हो गया वो x हो गया, प्लस ln जो हो गया वो आपका c हो गया। तो ये जो फाइनली से जो फॉर्मूला हो गया वो आपका y = -mx + c हो गया। तो y = -mx + c पे जो ग्राफ होता है, यहाँ पर स्लोप जो है माइनस में है, ठीक है। तो जब माइनस में स्लोप होता है तो ग्राफ क्या होती है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपको मैंने दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर y = mx + c प्लस में है तो प्लस में रहेगा, फिर आपका c इंटरसेप्ट है, तो प्लस में जब रहेगा स्लोप तो वो आपको ग्राफ जो है ऊपर की ओर जाएगा। और जब यहाँ पर y = माइनस में m रहेगा, तो माइनस में m जब रहेगा तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा। यहाँ पर हमको क्या था, y = -mx + c था। फर्स्ट में आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट में आपको +m ग्राफ के लिए है, और सेकंड में आप देख सकते हैं -m के लिए। तो आपको जो आंसर होगा, आपको सेकंड आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम y = माइनस, हाँ y = +mx + c होता है। अगर स्लोप जो प्लस में होता है तो उसका ग्राफ होगा ऊपर की ओर जाएगा, और जब स्लोप माइनस में होगा, y = -mx + c होगा, स्लोप माइनस में होगा तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका Z प्रोडक्ट विल नोट द मेजर प्रोडक्ट अंडर E2 कंडीशन। तो बताना है कि E2 कंडीशन के अंदर Z प्रोडक्ट किससे नहीं बनने वाली है। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन का हमें यूज करना है और बताना है कि किससे E2 कंडीशन, हाँ किससे E2 रिएक्शन के अंदर Z प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि E2 के अंदर जो बेस होता है वो आपका जो हम यूज करते हैं, जो बेस हम यूज करते हैं नॉर्मली, जो हम बेस यूज करते हैं E2 के अंदर आपका एंटी प्लेनर होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक बार रिएक्शन वर्कअप करती है, और ये सब जो बेस होता है वो आपका लो हिंडर्ड बेस की तरफ अटैक करता है, ठीक है। हाँ, लो हिंडर मतलब कि हिंडर जिसमें नहीं होता है वो बेस अटैक करता है, और उससे हमारा जेट से प्रोडक्ट बनती है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं एस्थेटिकली बल्कि यूज बेस, एस्थेटिकली बल्कि बेस यूज हम नहीं करते हैं E2 के अंदर, बल्कि बेस यूज नहीं करते हैं। हाँ, जो जिसमें हिंडर नहीं होता उसका बेस यूज करते हैं। तो अगर हम बल्कि बेस यूज करेंगे तो हमारा जेटसेप का मेजर प्रोडक्ट नहीं देगा, तो फर्स्ट आपका आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर की बात करते हैं। तो 62 नंबर जो है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स इन द बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, काफी बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेसिस पे बनता है कि इफिशियंसी, कार्नोट साइकिल जो इफिशियंसी होता है वो TH - TC अपॉन TH × 100, ये आपका इफिशियंसी परसेंट निकालने का फॉर्मूला होती है। TH जो होता है आपका हीट ऑफ टेम्परेचर के लिए होता है, और जो TC होता है वो आपको कोल्ड टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सिंपली आपको इसमें पुट कर देना होगा, ठीक है। जब हम 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे तो 273 में हमको ऐड करना पड़ेगा, तो 373 इसके लिए हो जाएगा, और इसके लिए हमें 273 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पुट करना है TH में आपको 373, और TC में आपको 273 अपॉन 373 × 100, तो आपको 26.8% देखने को मिलती है कैलकुलेशन के बाद। आपको जो आंसर होगा, आपका बी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 63 नंबर जो क्वेश्चन है, द रिएक्टिव स्पेसीज इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिनॉल इनटू सैलिसाइल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड CHCl3। मतलब कि इसमें बताना है कौन सा रिएक्शंस है, और इसमें बताना है और इसमें बताना ये भी है कि रिएक्शन कौन सी है, और साथ साथ आपको बताना ये भी है कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट वर्कअप करती है वो कौन सा इंटरमीडिएट वर्कअप करती है। पहले हमें पता करना होगा कि रिएक्शन कौन सा है। तो फिनॉल से हमें सैलिसाइल्डिहाइड बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में।
तो हमें इस चीज़ का मालूम होना चाहिए, जो रिएक्शन होती है वो आपका रीमर टाइमन का रिएक्शन है। अगर आपने पढ़ा होगा रीमर टाइमन रिएक्शन तो आप इजी वे में कर दीजिएगा। उसके अंदर फिनॉल से हम KOH और क्लोरोफॉर्म को हीट करते हैं तो आपको सैलिसाइल्डिहाइड देखने को मिलती है। इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको कार्बिन्स बनने को देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बिन देखने को मिल रही है। तो आपको जब तक आपका रिएक्शन मैकेनिज्म आपको नहीं मालूम होगा रीमर टाइमन का, तब तक आप इसका आंसर नहीं कर पाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कार्बिन देखने को मिलती है कि आपका जो कार्बिन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द 4s इलेक्ट्रॉन फॉर पोटेशियम। पोटेशियम का हम 4s इलेक्ट्रॉन से हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन जो आपको इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट समझने पे अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने आती है तो आप इजी वे में कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको निकालने के लिए आपको स्लेटर रूल के बारे में जानना होगा कि स्लेटर रूल क्या होता है। तो स्लेटर रूल के अंदर ही होता है जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो आपको जेड तो पोटेशियम का आपको 19 हो जाएगा, बेट मेन जो होता है आपका सिग्मा निकालना होता है। तो सिग्मा अगर आप निकालने आ गया तो आप आंसर इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिग्मा कैसे निकाली जाती है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें पोटेशियम मेटल का दे रखा है, तो पोटेशियम मेटल का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल जितने हैं एंड को हम डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 4s1 है, तो उसको n मानेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3s2 3p6 उसको हम n-1 मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हैं 2s2 2p6 उसको हम n-2 मानेंगे, और लास्ट में 1s2 है तो n-2 मानेंगे। ठीक है, ये फिर n-3 भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अब हम बताते हैं कैसे इसका हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा किसी नंबर ऑफ सबसेल का n मानते हैं तो उसको 0.35 से हमें मल्टीपल करेंगे जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फिर n-1 होगा तो उसको 0.85 से मल्टीपल करेगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर उसके बाद n-2 होगा तो उसे 1 से मल्टीपल करेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक बात मेरी बात याद रखिएगा, n और n-1, n जब रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम n मानते हैं, और उसके बाद जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम n-1 मानते हैं। उसके बाद जो भी जितने आएंगे उसको सबको हम n-2 मानते हैं। ठीक है, जो n होगा वो 0.35 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, एस और पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, और n-1 जो होगा वो 0.85 से मल्टीपल करेंगे, और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सेल के अंदर n-2 n-3 n-4 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सभी को हम 1 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, सभी को 1 से मल्टीपल करेंगे। तो सेम बात यहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं n है तो n को हम 0.35 से मल्टीपल करेंगे। और एक बात और भी याद रखना है कि जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो n पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया जाता है। जैसे 4s1 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो ये 0 पोजीशन में आ जाएगा। अगर इसकी जगह पर अगर आपको 4s2 होता, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता तो एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करते तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन बचती। ठीक है, तो उस हिसाब से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें एक को माइनस करना है जब भी आप सिग्मा निकालोगे तो। ठीक है, तो 4s1 है तो एक इलेक्ट्रॉन को माइनस तो 0 में आ जाता है, 0 × 0.35 से मल्टीपल करना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन n-1 से किससे मल्टीपल करना है, 0.85 से मल्टीपल करना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम 0.85 से मल्टीपल किया। फिर उसके बाद n-2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन को 1 से मल्टीपल किया। फिर उसके बाद n-2 है तो 2 × 1 से मल्टीपल किया। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ये आपका ऑल ओवर 0 होगा, और 8 × 0.85 6.8 होगा, और 8 + 2 10 हो जाएगा, तो ऑल ओवर आपको 16.8 हो जाएगा सिग्मा। तो अब जेड इफेक्टिव इक्वल टू जानते हैं, जेड माइनस सिग्मा होता है, और जेड आपका 19 है और सिग्मा आपका आया 16.8 आया, तो ऑल ओवर आपको कितना आएगा 2.2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा आपका 2 आंसर देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ एक बार अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, अच्छे से एक बार देख लीजिए। अगर आपको नहीं पता है स्लेटर रूल के बारे में तो प्लीज़ एक बार अच्छे से पॉइंट्स को देखने की कोशिश कीजिए, अगर आपको पता तो अच्छी बात है। अब 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 65 नंबर का क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन EYZ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ई और जेड हमें निकालना है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो सबसे पहले आपको मालूम है CIP रूल से आपका EAZ को हम निकालते हैं, सिस ट्रांस से भी निकालते हैं। जो सिस होता है वो जेड होता है, जो ट्रांस होता है वो हमारा ई होता है। तो सिंपल बात है, हम सिस ट्रांस से निकालेंगे। तो मैंने इसी कंपाउंड को मैंने अलग से आपको अच्छा से इजी वे में ओपन खोल करके मैंने बता दिया हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएच है, तो मैंने पीएच को फिनाइल को अच्छे से ओपन कर दिया है। ठीक है, तो हमें ये इसका और इसका हमें बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बीच में हम देखेंगे किसका प्रियोरिटी ज़्यादा है, इसके बीच में हम देखेंगे किसका प्रियोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, आपका फर्स्ट का प्रियोरिटी ज़्यादा है, इसका सेकंड प्रियोरिटी होगा। ठीक है, और इसके में देखेंगे तो ई आपका ई आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी लॉन्ग कार्बन चेन है, तो इसकी ऑब्वियसली फर्स्ट प्रियोरिटी ज़्यादा होगी और ऊपर का आपका मिथाइल का कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये ट्रांस है, और ट्रांस हम किसको बोलते हैं, ई को बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो होगा हमारा ई होगा। और जब सेकंड हम की बात तो सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसकी और इसके बीच हम देखेंगे तो ऊपर जो आपका है काफ़ी लॉन्ग कार्बन चेन, तो इसका फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे और नीचे वाला का आपको सेकंड प्रियोरिटी देना पड़ेगा। और इस यहाँ पर आप देख, यहाँ पर आपको इथाइल है और यहाँ पर आपको फिनाइल है, तो फिनाइल में 6 कार्बन है, इथाइल में 2 कार्बन है, तो फिनाइल का फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे और इथाइल का हम सेकंड प्रियोरिटी देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आपको अपोजिट देखने को मिल रही है। तो आपका 2 भी आपका जो होगा वो ट्रांस होगी, और ट्रांस की वजह से ये भी आपका ई शो करने को मिलेगी। तो आपका 2 भी ई होगा, तो मतलब 1 भी ई होगी और सेकंड भी ई होगा। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन देख सकते हैं दोनों में ई कहाँ पे है। तो फर्स्ट में आपको ऑप्शन दे रखा है 1 भी ई और 2 भी ई। ठीक है, अब हम 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 66 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेट्रॉन क्रोमियम एक्वा हेक्साडेंटेड प्लस 3। तो हमें क्रोमियम एक्वा हेक्साडेंटेड प्लस 3 का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्रोमियम एक्वा हेक्साडेंटेड प्लस 3 का मैंने लिख रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम आयन का। वाटर जो होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो क्रोमियम पे हमारा प्लस 3 देखने को मिल जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें मालूम है पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 4s1 3d5 होता है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन को हम लूज करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगी, तो ऑल आपको 3d3 देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपको वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके अंदर आपको सिंगली इलेक्ट्रॉन फील्ड अप करने को देखने को मिलेगी। ये जाहिर सी बात है सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड अप ही होगी। ठीक है, उसमें कोई वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दे नहीं रखा है। इसका मतलब ये है कि ये हुंस रूल्स को फॉलो करेगी और सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होगी। तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी, आपको तीनों इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनपेयर्ड होगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आप 3.8 होगा। मैंने पहले भी बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो 0.8 या 0.9 या 0.7 से प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकलती है। वैसे आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है n × n+2 आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होती है। ठीक है, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा वो आपका 3.8 आपका आंसर देखने को मिलेगी, मतलब थर्ड आंसर आपका करेक्ट होगी। अब 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 67 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेनन हैलाइड स्टेबिलिटी, मतलब जेनन हैलाइड के स्टेबिलिटी हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते सबका हैलोजन दे रखा और उसमें अटैच है जेनन। ठीक है, जेनन आपका कॉमन है और आपका हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आपका हैलोजन है। तो स्टेबिलिटी निकालने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि स्टेबिलिटी जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल हम बात करें, जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, सामने वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा और अपनी और बॉन्ड का स्टेबिलिटी अच्छा बनाएगा, एक अच्छी बॉन्ड का अटैच करेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे सबसे कम आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके ज़्यादा जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसी का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन। तो इस वैसा ऑप्शन आपको फोर्थ में देखने को मिलेगी। अब 68 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। 68 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, रीड द बोथ स्टेटमेंट रीजन द चूज द राइट ऑप्शन। हमें रीजन भी बताना है और स्टेटमेंट बताना है कि सही है, उसके साथ साथ स्टेटमेंट बताना है, हमें रीजन भी बताना है कि सही कौन सा है कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं और उसका रीजन भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, रीजन द साइज लैंथेनाइड प्लस M3 इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जी हाँ, यह आपका सही होता है। लैंथेनाइड एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं +3 चार्ज में शो करते हैं और सभी जो होते हैं वो उसकी एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंक्रीज करते करते आप फिर इंक्रीज, फिर इस तरह से इंक्रीज होता है। तो लैंथेनाइड के मैं आपको बता दूं कि लैंथेनाइड के अंदर जो एटॉमिक नंबर जो होता है सबसे ज़्यादा आपका EU का देखने को मिलती है और उससे कम आपको YB के देखने को मिलती है। तो याद रखिए, कभी पूछ दे एग्जाम में कि लैंथेनाइड के अंदर सबसे ज़्यादा किसका एटॉमिक साइज होता है, तो आपका EU का सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज होती है। ठीक है, याद रखिएगा, +M3 चार्ज में
प्लस M3 चार्ज में लैंथेनाइड जो एलिमेंट होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड रीजन देख लेते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस द पुअर शिल्डिंग ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन सो देयर स्टडी इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जी हाँ, ये भी आपका सही है। जैसे आपको मैं बता दूं आपको, तो 4f सेल के अंदर जो होता है वो पुअर शिल्डिंग होता है। मैंने आपको बताया कि क्योंकि f जो होता है वो डिफ्यूजिंग इलेक्ट्रॉन होता है, साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो शिल्ड नहीं कर पाता है। शिल्ड का मतलब रिपल्सन नहीं कर पाता। जब रिपल्सन नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियर पे जो जेड इफेक्टिव चार्ज है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एफ सेल को अपनी ओर खींच लेता है, और खींचने के बाद रिपल्सन नहीं होता तो साइज छोटा हो जाता है। तो मैंने आपने पढ़ा होगा कि जिस एलिमेंट के अंदर 4f सेल एंटर हो जाता है उसका साइज छोटा हो जाता है। इसका वजह यही था कि 4f जो होता है वो पुअर रिपल्सन होता है, पुअर शिल्डिंग होता है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है एफ सेल को, और साइज को छोटा बना देता है। तो इसी हिसाब से जो होता है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि 4f जो होता है पुअर शिल्डिंग होता है। तो इसका रीजन भी सही है। तो उस हिसाब से आपको जो होगा स्टेटमेंट और रीजन दोनों करेक्टली मैच होगा, मतलब थर्ड आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 69 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस कैन प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसको हम कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा मीथेन गैस देता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपके कुछ सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि जब एल्युमिनियम कार्बाइड को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन देता है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीथेन तो दो जगह दे रखा है, एल्युमिनियम कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड दे रखा है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम कार्बाइड तो दे रखा है बट सिलिकॉन कार्बाइड नहीं है। इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको मीथेन देता है। तो इसका आंसर आपका 2 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। और जब कैल्शियम कार्बाइड को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा एसिटिलीन देगा। तो प्लीज इस चीज को आप रिमेंबर कर लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछे जाती है। CUCT 2022 में पूछ सकता है कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस के बारे में, तो आपका एसिटिलीन गैस देती है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, अब आता है 70 नंबर क्वेश्चन पे। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, मेजर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बताना है। पहले आपको बता दूं कि हाइड्रोबोरेशन कैसे क्या होती है। तो अगर आपको हाइड्रोबोरेशन के बारे में आइडिया है तो आप 1 प्रोपीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोबोरेशन जो होती है वो आपको BH3 और H2O2 और NOH होती है। तो इसके साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है 1 प्रोपीन, इससे आपको हाइड्रोबोरेशन बनती है। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन के अंदर क्या होता है, BH3 के अंदर BH2 प्लस H होता है। ठीक है, BH3 होता है, BH3 होता है। BH3 क्या होता है, इसमें अल्किन्स होता है, पाई बॉन्ड होता है, हमेशा पाई बॉन्ड रहेगा। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। जैसे पाई बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज शो करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो BH3 होगा लेविस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ये वहीं जाना चाहेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेक हो रही तो इसमें ज़्यादा होगी या फिर इसमें ज़्यादा होगी। तो सिंपल सा बात है, जहाँ पर हिंड्रेंस कम होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ताकि आके BH3 उस पर आके अटैक कर सके। अगर हम बिटवीन पे अगर हम इस पे BH3 अटैक करेंगे तो यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर BH3 अटैक नहीं होगी। यहाँ पर आप देखें इस तरह से देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो BH2 है और आपका H जो है, इसके बीच में CH और H के बीच में इंट्रैक्शन हो जाता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होती है और आपको इस तरह से बॉन्ड देखने को मिलती है। तो इसी हिसाब से आपको जो एक H तो यहाँ से कम हो गया, BH3 से BH2 में आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से एक और प्रोपीन को हम रिएक्ट करेंगे ताकि एक H और कम होगा। फिर इसी तरह से एक और प्रोपीन को रिएक्ट करेंगे ताकि H का मतलब ये है कि हमको प्रॉपर H जो है खत्म कर देना है। और अब फाइनली आपको जो होगा आपको सिर्फ बोरन देखने को मिलेगी। तो फाइनली आपको इस तरह से देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इसमें जो मैकेनिज्म होता है मैं आपको लास्ट में मैकेनिज्म बताऊंगा कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको H को रिमूव करके 3 आपको प्रोपीन देखने को मिलती है और बोरन 1 होता है। फिर उसके बाद हम H2O2 को हम रिएक्ट करवाते हैं। तो H2O2 के अंदर क्या होता है ना कि ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेके H प्लस को छोड़ देता है। तो OOH माइनस जो होता है वो आपका यहाँ से बॉन्ड रिएक्ट करवाती है, BH2 से बॉन्ड रिएक्ट करवाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर BH2 से रिएक्ट करवाया और आपको इस तरह से कंपाउंड देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो BH2 है, यहाँ पर जो आपको प्रोपीन है वो आपको O पे माइग्रेंट होता है और यहाँ OH निकल जाती है और निकलने के बाद आपको इस तरह से कंपाउंड देखने को मिलती है। फिर आपको NOH के साथ OH आप रिएक्ट करता है इस पोजीशन पे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाती है ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज शो करने लगता है और OH माइनस इस पे शिफ्ट होता है। आपको प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल देखने को मिलती है और BO3 माइनस देखने को मिलती है।
तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको जो रिएक्शन बनाया गया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे, वो 1 प्रोपिन पे ही बनाया गया था और उसका आंसर आया था 1 प्रोपेनॉल, आंसर इसका आया था। ठीक है, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल इसका आंसर आया था। तो इसे जो आंसर होगी वो आपको थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको थोड़ा मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह से मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर प्रोपीन को डाइबोरन से रिएक्ट करवाया है, इसमें बोरन जो होगा BH3 आपको 2 बोरन लेना पड़ेगा और उस तरह से रिएक्ट करवाना पड़ता है, आपको इस तरह से देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर फिर से आपको H को हमें यहाँ पर देख सकते हैं BH2 है ना, मैंने बताया था BH2, उसको फिर H को फिर से हमको हटाने के लिए फिर से आपको प्रोपीन से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ पर फिर देख सकते हैं 2 प्रोपीन आ गया और 1 H हट गया, फिर से उसके बाद H को हटाने के लिए फिर से हमको प्रोपीन से रिएक्ट करवाना पड़ेगा ताकि आपको H जो है BH3 में जो H है वो तीनों H आपको रिमूव हो जाएगा, ओनली फॉर ब्रोमीन बचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सारे के सारे H रिमूव हो गया और सिर्फ ब्रोमीन बचा और आपको 3 प्रोपीन देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद आपको H2O2 से रिएक्ट करवाते हैं तो आपको प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोपीन भी जो होगा वो आपको 2 प्रोपीन को रिमूव करना पड़ता है H2O2 के अंदर भी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, फिर उसके बाद आपको प्रोपेनॉल देखने को मिलती है। ठीक है, तो फाइनली जो इसका आंसर होगा आपको थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो 71 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि B2H6 को अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे तो ए हमारा क्या देगा, और जो ए देगा उसको हम 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते B + C क्या देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका आंसर कि जो B2H6 होता है वो डाइबोरन होता है। ठीक है, और डाइबोरन होता है उसका अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देता है। तो याद रखिएगा जब भी हम डाइबोरन के अमोनिया के साथ या प्राइमरी एमीन या फिर सेकेंडरी एमीन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा जो हमारा होता है वो आपका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देता है। मतलब यहाँ से आपको बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, यह ब्रिज बॉन्ड होता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और BH2 और BH4 देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं BH2+ और BH4- देखने को मिलती है, सॉरी BH4- देखने को मिलती है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर BH2+ और BH4- कौन सा ऑप्शन में दे रखा है वहां से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में तो दे नहीं रखा है, सेकंड में भी दे नहीं रखा है, आपको थर्ड एंड फोर्थ में दे रखा है BH2 एंड BH4 दे रखा है, थर्ड एंड फोर्थ में BH2 एंड BH4 दे रखा है। तो बस आपको आंसर वहीं से निकालना है। जब भी हम BH2H6 और NH3 से रिएक्ट करवाते हैं तो आपको यहाँ से BH2 और BH4 देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम इससे रिएक्ट करवाएंगे फिर फर्दर 450 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको B3N3H6 देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इनऑर्गेनिक बेंजीन। B3N3H6 को हम बोराजीन बोलते हैं और साथ साथ बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन भी है। जैसे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन है। और जब हम B3N3H6 से हम रिएक्ट करने के साथ आपको +12H2 भी देखने को मिलती है। तो बस इस हिसाब से आपका आंसर देख सकते हैं N4 में। तो B3N3H6 तो 3N4 में कॉमन है, बट 12H2 आपको C के अंदर देखने को मिल रही है। फाइनली जो इसका आंसर होगा 71 का वो आपको C आंसर, आपका थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 22 नंबर को क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 नंबर जो क्वेश्चन है, द एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपमिथाइल कटायन के बारे में बताना है। तो साइक्लोमिथाइल कटायन के बारे में एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लोमिथाइल कटायन की तो आपको स्ट्रक्चर इस तरह का देखने को मिलती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये जो आपका कंपाउंड होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। रीजन ये होता है कि इसके अंदर P वैकेंट होती है। ठीक है, और P जब वैकेंट होता है यहाँ से आप देख सकते हैं ये बेंड होता है और ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज आपको P वैकेंट पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी जो शो करता है बहुत ज़्यादा शो करता है। तो इसका रीजन यही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, द कंजुगेशन बिटवीन द बेंट ऑर्बिटल ऑफ द साइक्लोप्रोपाइल रिंग एंड द वैकेंट P ऑर्बिटल ऑफ द कटायनिक कार्बन। तो जी हाँ, यही सही आपका आंसर है कि कंजुगेशन बिटवीन द बेंट ऑर्बिटल की जो कंजुगेशन होता है वो वैकेंट P ऑर्बिटल में शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी शो करती है। तो इसे जो आंसर होगा 72 का फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 73 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इफ ड्रॉप्स डू नॉट कोलैप्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट इंडिकेट्स दैट। बताना ये है कि अगर हम कोई ड्रॉप्स को हम नीचे गिराते हैं, ग्रेविटी की ओर गिराते हैं, तो जो उसमें कोलैप्स नहीं होता ड्रॉप्स के अंदर, उसका वजह क्या है, रीजन क्या है। सिंपल सा दिमाग का क्वेश्चन है कि अगर कोई ड्रॉप्स को हम नीचे गिराते हैं, कोई बूंद को, पानी की बूंद को नीचे गिराते हैं, तो कोलैप्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है बाहर के प्रेशर से। बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो कोलैप्स तुरंत हो जाएगा, बट बाहर का प्रेशर कम होगा और अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो कोलैप्स नहीं होगा। इसका आंसर यही होगा। फर्स्ट में आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट में लिखा गया था प्रेशर इनसाइड ड्रॉप ग्रेटर देन आउटसाइड ड्रॉप्स। ये आपका आंसर सही होगा क्योंकि अंदर का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है ड्रॉप्स का, जिसकी वजह से कोलैप्स नहीं होता, और बाहर का प्रेशर कम होता है तो जिसकी वजह से कोलैप्स नहीं होता है। इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब 74 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 74 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन CO2
मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव। बताना है कि CO2 का वाइब्रेशनल मोड कितने होते हैं और IR एक्टिव का। तो सिंपल से बता दूं कि यहाँ पूछा गया है CO2 का वाइब्रेशनल मोड। तो पहले आपको बता दूं कि CO2 जो वाइब्रेशनल मोड होता है यहाँ पर आपको इस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं लीनियर और नॉन लीनियर से निकाला जाता है। लीनियर अगर रहेगा कोई मॉलिक्यूल तो आपको 3n-5 से उसको हम निकालेंगे और नॉन लीनियर रहेगा तो 3n-6 से निकालेंगे। तो CO2 हमारा लीनियर होता है तो 3n-5 से निकालेंगे तो कंपोनेंट हमारा n होता है। तो n कंपोनेंट कितना 3 है तो 3 × 3-5 इसका 4 आपका नॉर्मल मोड्स देखने को मिलेगी। तो CO2 जो नंबर वाइब्रेशनल मोड्स होगा, नॉर्मल वाइब्रेशनल मोड्स होगा, वो आपका 4 देखने को मिलेगी। तो आंसर होगा आपका 4, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अब पूछा ये भी गया है कि IR एक्टिव क्या होता है। IR एक्टिव जो होता है इसका CO2 का वो आपका 3 IR एक्टिव होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मोड जो दे रखा है वाइब्रेशनल मोड आपका 4 दे रखा है, बट इसके अंदर जो होता है एक जो होता है वो आपका इनएक्टिव होता है, बाकी 3 जो होता है वो एक्टिव होता है। इसमें पूछा गया क्वेश्चन वाइब्रेशनल मोड, तो आपका 4 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब आता है 75 नंबर क्वेश्चन पे। इस वीडियो का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है और CUCT 2021 का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं MSc केमिस्ट्री में। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक से। तो 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूलर एमिशन। इसमें बताना है कि कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसको हम एसोसिएट करते हैं मॉलिक्यूलर एमिशन से। तो सिंपल सा बात है, इसमें नॉलेज की बात है। अगर आपको नॉलेज है मॉलिक्यूलर एमिशन के बारे में तो आप सिंपल सा आपका थर्ड आंसर लगा कर आ जाएगा। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो मॉलिक्यूलर एमिशन से एसोसिएट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं both UV visible or IR spectroscopy deal with absorption of the radiation by the analyte, and other hand fluorescence spectroscopy involve the measurement of radiation emitted on light after the excitation of the technique associated with the molecular emission। मोलिकुलर एमिशन के साथ ही साथ एसोसिएट जो होता है वो टेक्निक एसोसिएट होता है वो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ही होता है। तो आप इसे जो आंसर होगा वो आपका थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ये आई होप इस वीडियो से आपको CUCT की वीडियो से आपको समझ में आ गई होगी पूरी MSc केमिस्ट्री का, क्योंकि ये लास्ट वीडियो था CUCT 2021 का। 75 लास्ट क्वेश्चन थी, तो आपका CUCT 2021 का ईजी वे में खत्म हो गई है, एंड हो गई है। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको 1, 2, 3, 4 इसका पार्ट 4 तक वीडियो बन चुकी है। ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। 3 वीडियो आपका ऑलरेडी अपलोडेड है। तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वॉच कीजिएगा और हर वीडियो में आपका तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और पूरी वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको CUCT 2021 का ईजी वे में समझ में आ जाएगी क्वेश्चन विथ सोल्यूशन के साथ। तो आई होप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव और हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तक के लिए थैंक्स।